गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, जब भी आप मेरे को देख रहे हो। अपने आज स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री चैप्टर। ये आपके सीए फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 4 है। सबसे पहले व्हाट इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से आप क्या समझते हैं? सोचिए अपने दिमाग में क्या समझते हैं इन्वेंट्री। जब मैं इन्वेंट्री बोलाऊँगा, आपके माइंड पे आपके फादर का कोई बिजनेस होगा तो आपके जो गुड होगा आप उसको इन्वेंट्री सोच रहे होंगे, करेक्ट। सपोज़ करिए किसी का कपड़े का बिजनेस है तो जो कपड़ा जो ड्रेसेस होगा उसके शॉप में उसको वो इन्वेंट्री समझ रहा होगा। किसी का कुछ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वही रॉ मटेरियल होगा, उसको इन्वेंट्री समझ रहा होगा, करेक्ट। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सपोज़ करिए जो खरीदता है कपड़ा या जो भी कुछ खरीदेगा बेचेगा, ठीक है, ट्रेडिंग है। मतलब कि बाइंग समथिंग फॉर सेलिंग पर्पस, वो उस काम को बोलते हैं ट्रेडिंग। और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, खुद बनाया वो प्रोडक्ट फिर उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रेडिंग कंपनी में बोलेंगे तो ट्रेडिंग कंपनी में एक तो ट्रेडेड गुड होगा, सपोज जो हम गुड्स जो बेचेंगे वो एक गुड होगा। वो एक होगा पैकेजिंग। कोई भी आदमी कोई सामान लेने आएगा तो वो पैकेट करके देंगे ना, पैकेज में देंगे, एक पैकेट में डाल के देंगे। तो पैकेजिंग मटेरियल भी हमारा इन्वेंट्री होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में रॉ मटेरियल जिससे आप एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि वो सेमी फिनिश्ड है, अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, माइट बी इन सम, मतलब 50% फिनिश हो गया, 50% बाकी है, वो भी हमारे लिए इन्वेंट्री है। फिनिश गुड्स तो इन्वेंट्री है ही हमारे लिए। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इसमें 2 पार्ट आता है। सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, सपोज़ के लिए एक तो पेस्ट बनाने की कंपनी है कोलगेट, ठीक है। जो पैकेट में आपको एक पेस्ट डाल के दिया जाता है वो भी तो उसके लिए इन्वेंट्री है, ठीक है। और स्टोर एंड स्पेयर्स में 2 चीज़ आ जाता है। एक होता है स्टोर्स एंड स्पेयर में, सपोज़ के लिए बड़ा मशीनरी है, ठीक है। उस मशीन में आपको मशीन को रेगुलरली मतलब कि काम लगाने के लिए कुछ ऑयल्स हो गया, कुछ डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपके लिए इन्वेंट्री है क्या? हाँ सर, वो भी इन्वेंट्री है। बट अगर सपोज़ करिए एक मशीन है, बट उसके लिए एक हमारा स्टोर्स एंड स्पेयर काम आ सकता है और कोई मशीनरी के लिए काम नहीं आ सकता, तो फिर हम लोग उसको इन्वेंट्री नहीं बोलते, उसको फिक्स एसेट में हम मशीन के साथ कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स में अगर कोई खाली एक मशीनरी के लिए यूज़ हो सकता है तो दैट इज़ क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट एंड इज कैपिटलाइज अलॉन्ग विद दैट मशीनरी, ओके। और जो बाकी जो ऑयल हो गया, कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह है कोई मशीन का जो किसी में भी यूज़ हो सकता है फॉर टाइम टू टाइम फॉर मेंटेनेंस पर्पस, दैट इज़ इन्वेंट्री। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इन्वेंट्री हमारे बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। इन्वेंट्री इज़ अ बैलेंस शीट आइटम। और बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है? दैट इज़ एन एसेट ना। आप उसको बेच के आप एक रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो दैट इज़ एन एसेट, और वो करंट एसेट होता है। वाई करंट एसेट? बिकॉज यूजली जो इन्वेंट्री होता है वो 1 साल में बिक जाता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड एज ए करंट एसेट इन बैलेंस शीट। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू, दिस इज़ वेरी बेसिक, ठीक है। आप ये सब नोट्स ज़रूर अपने कॉपी में, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, जैसे मैं लिखा हूँ अपने कॉपी में ये सब अपने लिखते जाइए, ठीक है। बिकॉज वाई इट इज़ करेंट? बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन अ ईयर। सॉरी, एक सेकेंड। I was telling you that inventory is a balance sheet item, okay, and inventory is a current asset. Why current? Because it is expected to be sold within a year, ठीक है। आप इन्वेंट्री को जो लेते हैं आपके जो शॉप में, आपके जो भी रॉ मटेरियल है, आप एक्सपेक्ट करते हैं वो एक साल के अंदर हम उसको इधर कंजम्पशन में यूटिलाइज कर लेंगे या उसको हम सेल कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ करंट एसेट, ओके। इन P&L वी डोंट शो इट एज एन इन्वेंट्री, वी शो इट एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है? हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस जो परचेज हम करे हैं प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है माइनस जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कि आप जो गुड्स सेल कर रहे हैं उसका क्या कॉस्ट है, ठीक है। सपोज़ करिए, गिविंग एन एग्जांपल है, अगर अपने पास 100 रुपये का एक इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, अपने 50 रुपया परचेज़ किए और इन्वेंट्री 10 रुपया जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो फ्रेट वेट लाने में लगा, और अभी अपने पास 90 रुपये का इन्वेंट्री बाकी है,
ठीक है। तो अपने जो इन्वेंट्री जो सेल किए होंगे उसका वैल्यू क्या है, 150, 160 माइनस 90, ठीक है, 70 रुपये का इन्वेंट्री अपने सेल किए। तो जो अपने जो P&L बना रहे हैं उसमें 70 रुपये कॉस्ट आना चाहिए जो अपने सेल किए। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये P&L में आता है आपके। अब देखिए, अगर अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेटेड है, ठीक है, दिस मीन्स ओवर स्टेटेड, तो क्या होगा, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर हो जाएगा ना। अगर सपोज़ करिए कोई चीज़ 10 रुपये का था, उसको अपने 12 दिखा दिए, ठीक है, द सेम एग्जाम्पल, अरे सॉरी, ठीक है, सपोज़ करिए 10 का 12 दिखा दिए। अपना फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 रुपया, ठीक है, डायरेक्ट परचेज 50 रुपये की है, 10 रुपये का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 90 रुपये का क्लोजिंग इन्वेंट्री बाकी है। अगर ये 100 का 120 हो गया तो अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा ना। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर, जितना अगर कॉस्ट भरेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। अगर ये 100 का जगह 80 होता, यानी कि अंडर स्टेटेड होता, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता। कॉस्ट नीचे प्रॉफिट ऊपर, कॉस्ट ऊपर प्रॉफिट नीचे, ठीक है। ये था जब ओपनिंग इन्वेंट्री। जस्ट इमेजिन अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 90 की जगह 100 होता, ठीक है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेटेड होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता, बिकॉज ये नेगेटिव होता है, ठीक है। जितना बाकी है मतलब अपने उतना कम बेचे ना, कम अमाउंट का बेचे, करेक्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना कम होता, प्रॉफिट बढ़ जाता, करेक्ट, एंड वाइस वर्सा हेयर। अपने इन्वेंट्री को कब वैल्यू करते हैं, ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। वी वैल्यू इन्वेंट्री ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द बैलेंस शीट, यूजुअली इट इज ऑन द 31st मार्च, सॉरी, अब आइए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से आपका सारा क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है। इसको कॉपी में अपना बना लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर कुछ फिनिश्ड गुड्स है तो उसको अपने वैल्यू करते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ये क्या होता है, वी विल गो इनटू डीप इनटू इट। वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस को भी हम लोग कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। और अगर कोई रॉ मटेरियल है उसको करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब अगर अपने कुछ 10 रुपये का लेकर आए थे, ठीक है, अगर आज उसका दाम 8 रुपये हो गया ना, अपने 8 रुपये वैल्यू करेंगे उसको, मतलब कि अगर आज हम उसको सेल करना चाहेंगे तो 8 रुपये ही मिलेगा हमको, ठीक है। तो फिनिश्ड गुड्स का अपने क्या वैल्यू करता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट मीन्स परचेज प्राइस, ठीक है। सपोज करिए मेरा एक ट्रेडिंग कंपनी है, AC बनाने का मेरा, AC सेल करने का मेरा शॉप है, ठीक है। सपोज करिए आपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम जरूर सुना होगा ना, तो मेरा शॉप है, ठीक है। हम सैमसंग के स्टोर से एक AC मंगवाया, ठीक है, इसको हम फर्दर सेल करेगा। अब जो फ्रेट का खर्चा है लाने में वो भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, वो उसका डीलर के यहाँ से मेरे शॉप तक है जो भी फ्रेट लगेगा दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री, करेक्ट, तो वो हो जाएगा। प्लस सपोज करिए जो लेबर जो वहाँ मतलब कि जो उसको लोड करेगा ट्रक में, जो ट्रक से डिलोड करेगा उसको मेरे शॉप में रखेगा, उसका खर्चा है लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है। तो फ्रेट इनवर्ड मतलब कि जो लाने का खर्चा है मेरे गोडाउन तक, वो खर्चा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सपोज करिए AC में जो टैक्सेस लग रहा है, ठीक है, उसका तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। क्रेडिट मतलब कि हम अभी भले अपने डीलर को कुछ सेल किया, उसका जब हम सेल करेंगे फर्दर अपने जब कस्टमर को, तो हम उसका जो टैक्स मिलेगा वो सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में
कभी भी रहे कि क्रेडिट मिल रहा है कोई टैक्स का तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसी टैक्स को इंक्लूड करेंगे जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उस क्रेडिट इज़ नॉट अवेलेबल। इसको लिखिए अपने कॉपी में, ठीक है। अब सपोज करिए हमने सैमसंग से एसी ख़रीदा, 10 एसी ख़रीदा, सैमसंग वाला बोला कि 10 एसी आप खरीदेंगे तो आपको हम 1000 रुपये डिस्काउंट देंगे। तो सर क्या वो डिस्काउंट को हमको इंक्लूड करना होगा? सपोज़ करिए अगर एक एसी का दाम है 50K, ठीक है, अगर हम 10 एसी लिए और मेरे को 1000 रुपये डिस्काउंट मिला तो हो जाएगा 5 लाख माइनस 1000 रुपये, मतलब कि 4.99 लैक्स, ठीक है। तो डिस्काउंट को हम लोग कंसिडर करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट वगैरह को, ठीक है, पर कैश डिस्काउंट को नहीं करेंगे, ओनली ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? अगर सपोज करिए 1 महीना मेरा क्रेडिट पीरियड है, हम उसको इमीडिएटली पेमेंट कर दिया तो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ पे आप एस्ट्रिक देके लिखिए, कैश डिस्काउंट इज़ नॉट इंक्लूडेड, कैश डिस्काउंट शुडंट बी टेकन, शुड नॉट बी कंसिडर। ठीक है। जो भी कॉस्ट एक इन्वेंट्री को मेरे शोरूम तक या मेरे गोडाउन तक लाने में जो भी खर्चा लगता है सबको इंक्लूड करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देखिए अभी आपने पढ़े क्या क्या इंक्लूड करना है, उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपको ये पता है ये काम नहीं करना है तो आप वो काम में वो चीज़ में फोकस कर पाते हैं जो आपको करना है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड। सबसे पहले इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सपोज करिए अभी मैंने आपको कैश डिस्काउंट का एग्जांपल दिया, ठीक है। आपको एक रिवर्स सिनेरियो देता है, हम 10 एसी खरीदा, हम बोला कि हम 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे, तो बोला ठीक है आप 1 साल के बाद पेमेंट करिए, बट उसके लिए आपको जो इंटरेस्ट लगेगा, बिकॉज आप 1 साल बाद मेरे को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 40K की जगह 42K, 50K की जगह एक एसी का 52,000 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। एक बात बताइए, हम 50 लेंगे या 52 लेंगे? आई विल टेक 50,000, ठीक है। जस्ट लाइक वी आर नॉट इंक्लूडिंग कैश डिस्काउंट, वी वोंट इवन इंक्लूड इंटरेस्ट, ओके। बट सपोज करिए बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि लॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। अगर हम राइस का काम कर रहे हैं, अगर हम वाइन का काम कर रहे हैं, वाइन इट टेक्स ईयर्स टू प्रिपेयर, ठीक है। तो उसके लिए हमको जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस अगर लंबा है तो उसके लिए इंटरेस्ट वी विल इंक्लूड, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखना जरूर से, आपके एग्जाम में आ सकता है कि राइस प्रोडक्शन वाइन का बना रहा है और उसके लिए बोरोइंग कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट लगा, उसको इंक्लूड करेंगे? एब्सोल्युटली यस, वी विल इंक्लूड। कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन सेम एग्जांपल, 10 एसी आ रहा था हमारे गोडाउन में, ठीक है। हम अपने शोरूम में एसी को कस्टमर के लिए शो के लिए हम लोग अपने वॉल से बस अटैच कर रहे थे, ठीक है। एक एसी गिर के ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आप जस्ट इमेजिन करिए आपका जो 5 लाख रुपीज़ लगा, आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे या 9 से डिवाइड करेंगे? कि 9 एसी रहा, 10 से डिवाइड करेंगे। ये एबनॉर्मल वेस्टेज है ना, एनी एबनॉर्मल वेस्टेज वी विल वोंट इंक्लूड, ठीक है। हम लोग उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। कोई भी स्टोरेज कॉस्ट जो होता है उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, एक्सेप्ट जब वो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है। सपोज करिए कोई कैडबरी का शोरूम है, ये कैडबरी का मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, कैडबरी सपोज करिए, ठीक है। अब उसमें क्या है, जो मिल्क है, मिल्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब जो मिल्क को तो स्टोर करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए रेफ्रिजरेटर कॉस्ट लगेगा ही, तो वो अपने इंक्लूड करेंगे, बिकॉज प्रोडक्शन में स्टोरेज का बहुत इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। बट जिस चीज़ का प्रोडक्शन में या जिस चीज़ का इन्वेंट्री में फिनिश, सपोज करिए अगर एसी है उसका स्टोरेज इज़ नेसेसरी, अब कस्टमर तो नहीं बोल रहा आप स्टोर करें तभी उसका हम सेलिंग, तभी वो बन पाएगा, तभी वो सेल हो पाएगा, ठीक है। तो उस केस में स्टोरेज नॉट इम्पॉर्टेंट। जिस केस में स्टोरेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, उसी में हमको इंक्लूड करना है, ठीक है। कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सपोज करिए एडवर्टीजमेंट वगैरह तो ज़रूरी नहीं होता इन्वेंट्री के लिए, तो दैट वी वोंट इंक्लूड, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट हमने समझ लिया कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। अब अपने एनआरवी में आते हैं। एनआरवी क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। हम वही एग्जांपल देते हैं एसी का। मेरे शॉप में 10 एसी पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने 50K का एक एसी लिया था, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट है। अब हम सेल कर पाएंगे इसको, सपोज़ करिए 60K का, 60,000 रुपये का, ठीक है। बट इसको सेल करने के लिए मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा अपने कस्टमर को 3,000 रुपया, 5% वी नीड टू गिव डिस्काउंट। तो मेरा एनआरवी क्या हो गया? 57,000, ठीक है। तो 50,000 57 विच एवरेज लोअर 50, तो हम लोग अपना इन्वेंट्री को 50K में वैल्यू करेंगे, ठीक है, एक एसी को। एंड सपोज करिए एक एसी है, 60,000 रुपये हमने कॉस्ट रखा है, ठीक है। अब इसके लिए हमको एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा, जो हर एसी पे अगर डिवाइड कर ले तो 8,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। प्लस हमको कैशबैक देना पड़ेगा 3,000 रुपये का, तो 49,000 आ रहा है। तो 49 और 50 विच एवर इज लोअर, 49 वी विल कंसिडर, ओके। ये तो एग्जांपल हो गया जब हमारा कोई ट्रेडेड गुड्स है। अब एग्जांपल लेता है मैं, कोई वर्किंग प्रोग्रेस है, ठीक है। वर्किंग प्रोग्रेस जो आप समझे, सपोज करिए आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग, हाँ ठीक है, मेरा एक स्टील का मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ठीक है। अब स्टील में मल्टीपल प्रोसेस होता है, कुछ भी स्टील जब फाइनल स्टील बनेगा मल्टीपल प्रोसेस होगा, ठीक है। एक स्टील बन रहा है वो 60% कंप्लीट हुआ है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ तक अभी 150 रुपया कॉस्ट लगा है, ठीक है। बाकी 40% कंप्लीट करने का और 60 रुपया कॉस्ट लगेगा, ठीक है। इसका जो नेट हम जिसको सेल कर पाएंगे, कितना रुपये में सेल कर पाएंगे, इसको हम 300 रुपये में सेल कर पाएंगे, ठीक है। दैट इज़ द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसमें हमको कितना रुपया और कॉस्ट लगेगा टू कंप्लीट इट, 60 रुपया, तो 60 रुपया माइनस करेंगे, ठीक है। इसको बेचने के लिए हमको 10% का कैशबैक देना पड़ेगा अपने कस्टमर को, ठीक है। तो 30 रुपया और माइनस कर दीजिए, तो 210। तो कॉस्ट कितना लगा था अभी तक हमारा? 150 रुपया, ठीक है। और 210 एनआरवी विच एवर इज लोअर 150, ठीक है। एनआरवी क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर कंप्लीशन। ये वर्किंग प्रोग्रेस में आ सकता है, ठीक है। कोई फिनिश गुड्स में तो कंप्लीट हो गया ना वो, तो ये नहीं आएगा। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल दैट प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, कुछ भी हम जो उसको सेल करने के लिए इंकर कर रहे हैं, वो हमको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अब आपके बुक में एक चीज़ दिया हुआ है, दैट इज़ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक, अगर आप ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे ना, तो लोग इन्वेंट्री का कुछ ट्रैक नहीं रखते थे, ठीक है। आज बस परचेज़ कर रहे, सेल कर रहे, परचेज़ कर रहे, सेल कर रहे। अगर आप उनसे कभी भी ऑन डेट पूछे आपके शॉप में कितना का इन्वेंट्री है, तो वो लोग कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाएंगे 1 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। दैट वॉज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज वो खाली क्लोजिंग डे पे ही इन्वेंट्री को काउंट करते हैं, फिर उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? लेस एक्सपेंसिव होता है, आपको डेली झमेला नहीं पालने की इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का, ठीक है। बट इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुप जाता है, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू ट्रैक अवर इन्वेंट्री। सपोज करिए किसी का मेडिसिन का शॉप है, अगर वो डेली ट्रैक नहीं करे तो ही वोंट नो कि उसका कौन सा मेडिसिन जो है वो एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। उसको कुछ आइडिया नहीं रहेगा अपना इस चीज़ का लेके, कोई ट्रैक ही नहीं रख पाएगा, ठीक है। एंड जिस दिन उसको अपना इन्वेंट्री काउंट करना पड़ेगा, उसको अपना पूरा शॉप बंद करना पड़ेगा, उस दिन वो कुछ ऑपरेशन नहीं चला सकता,
ठीक है, बिकॉज फिर तो इन्वेंट्री जाएगा आएगा, हाउ ही विल बी एबल टू ट्रैक दैट इन्वेंट्री। तो उस दिन उसको अपना ऑपरेशन बंद रखना पड़ता है। दैट इज़ पीरियोडिक। एंड परपेचुअल क्या होता है, सिस्टम में आप ऐसा बैठा दीजिए कि परपेचुअल, देखिए अब अपने आज के दुनिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सब में परपेचुअल इन्वेंट्री होता है, ठीक है। मतलब फीफो या लीफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आप खरीदे हैं वो पहले बिक रहा है, उस हिसाब से सिस्टम में फिट कर गया है, एंड उस हिसाब से इन्वेंट्री आपके हमेशा ट्रैक में रहेगा, ठीक है। जब सेल हो रहा है तो आपका पहले वही इन्वेंट्री जा रहा है जो पहले परचेज किए थे। लीफो में क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो इज़ नॉट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीफो फॉलो नहीं करते, तो फीफो ही फॉलो करता है, ठीक है। बट लीफो में क्या होता है, जो लास्ट आप बाई किए सबसे पहले वो आप बेच रहे हैं, वो सिस्टम में फीड कर गया है, इसलिए अपने आप से वो इन्वेंट्री कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। ये बेसिकली सारा थ्योरी था अभी तक। अपने अब मेन सम्स में जाएंगे। ये अब अपने पीरियोडिक एंड परपेचुअल का डिफरेंस देख लेते हैं, देन वी विल गो इनटू न्यूमेरिकल्स। पीरियोडिक में क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, इसमें अपने इन्वेंट्री फिजिकली वेरीफाई करते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग डेट, ठीक है। ये इट इज़ बेस्ड ऑन बुक्स रिकॉर्ड। आपके सिस्टम में ऐसा मेंटेन कर दिया गया था, सिस्टम में डाल दिया गया है कि अपने आप कैलकुलेट होता रहेगा, आपको इसमें कुछ फिजिकली जाके वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट द पर्टिकुलर डेट दैट आई टोल्ड यू इन द क्लोजिंग डेट, ठीक है। ये आपके एनी टाइम कंटिन्यूस प्रोवाइड करेगा। ये सिस्टम डिटरमाइन करता है कॉस्ट एज ए रेसिडुअल वैल्यू, मतलब कि आपके जो भी आप इसमें कैसे आते हैं, पर इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक आप काउंट करेंगे और एक आप आएंगे कितना आप परचेज किए थे, कितना सेल किए थे, जो अपने आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड का जो फॉर्मूला दिखाया ना, वो आप ऐसे देख पाएंगे, ठीक है। सपोज करिए व्हाट यू विल डू, यू विल गो एंड सी कि अच्छा मेरा लास्ट ईयर 50 रुपये का इन्वेंट्री पड़ा था, इस बार मैंने 100 बाई किया, 60 रुपये मैंने 60 का बेचा, वैसे करके आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ रेसिडुअल वैल्यू, बट इसमें आपका डेली कंटिन्यूस बेसिस में कैलकुलेट होता रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड लॉस ऑफ द गुड्स। आप सपोज करिए कोई गुड्स है जो आपका ये थिफ, मतलब कि कोई चोरी हो गया, ठीक है, तो वो सब भी क्लोजिंग फिगर में रहेगा नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि आपने बेचा है वो गुड को, तो उसका अलग से कोई ट्रैकिंग नहीं रख पाएंगे, जो कि इस चीज़ में अपने ट्रैक रख पाएंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं, आई टोल्ड यू, कोई कंट्रोल नहीं है इन्वेंट्री पे, कौन सा गुड कब एक्सपायर हो रहा है, कब क्या हो रहा है, देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन इट, ठीक है। ये सिंपल है एंड लेस एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये क्लोजर ऑफ द बिजनेस में काउंटिंग इन्वेंट्री होता है, तो अपना पूरा बिजनेस क्लोज करना रहता है, टोल्ड यू इन दी जो मैंने जो डायग्राम उसमें लिखा था। एंड इसमें क्या है, अपने कोई बिजनेस क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऑन अ डेली बेसिस में कैलकुलेट हो रहा है, तो वी डोंट नीड टू क्लोज द बिजनेस व्हेन वी आर फिजिकली काउंटिंग द इन्वेंट्री, ठीक है। अपने सम्स में चलते हैं। ये है सबसे पहले स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने कैसे इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इसमें 3 तुम्हारे आइटम्स है, PQR, ये इसका कॉस्ट दिया हुआ है, ये इसका एनआरवी दिया हुआ है, तो विच एवर इज लोअर, 38 और 42, विच इज लोअर 38, 29 और 29, ठीक है, 17 एंड 14, ठीक है। तो P किस में वैल्यू होगा, 38 पे होगा, Q किस में होगा, 29 पे होगा, R किस में होगा, 14 पे होगा, तो इन तीनों का कॉस्ट कितना होगा, 81, ठीक है। वेरी सिंपल, एकदम बच्चा लोग वाला समझ रहता है सब, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब अपने जाएंगे फीफो एंड लीफो में। फीफो आई टोल्ड यू मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आप जो पहले परचेज किया वो पहले जाएगा, या पहले जो ओपनिंग स्टॉक में पड़ा होता है, अगर बिकेगा कोई करंट ईयर में तो सबसे पहले वही बिकेगा, ठीक है। रीड करिए फिर इसको। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास ये सब रेडियो मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। क्वांटिटी 4 दिसंबर को 900 था, प्राइस पर यूनिट 50 था, ठीक है। 10 दिसंबर को 400 उसका यूनिट था, प्राइस 55 था, जो परचेज़ किया है, ठीक है सब। 11 को 300 यूनिट परचेज़ किया 55 पे,
19 दिसंबर को 200 यूनिट परचेज़ किया 60 रुपये में, 28 को 800 यूनिट परचेज़ किया 47 पे, टोटल 2600 यूनिट था। अपने कर रहे फीफो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर अपने सबसे पहले बेचेंगे तो कौन सा जाएगा, 4 दिसंबर वाला क्वांटिटी बिकेगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो अगर अपने 1600 यूनिट सेल किए, ठीक है, तो अपने अगर 2600 यूनिट था, 1600 यूनिट सेल किए, तो जो लास्ट में परचेज़ किए वो यूनिट बाकी रहेगा, ठीक है। अगर अपने 10 यूनिट सेल सपोज करिए, एक सम छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर टोटल अपने 30 यूनिट परचेज़ किए थे, 10 10 10, अपने खाली 10 बेच पाए, ठीक है, तो यही बिकेगा, तो 20 लास्ट का बाकी रहेगा, ठीक है। तो 20 यूनिट अपने अगर 1600 यूनिट सेल किए, 2600 था, 1600 यूनिट सेल किए, तो 1000 यूनिट अपने पास बाकी रहेगा। तो 1000 यूनिट कौन सा बाकी रहेगा, जो लास्ट में परचेज़ किया वो बाकी रहेगा, ठीक है। अब अपने देखते लास्ट का कौन सा 1000 यूनिट है, तो एक तो ये वाला 800 बाकी रहा एंड ये 200 बाकी रहा, तो 800 इंटू 47 एंड 200 इंटू 60, इसका वैल्यू जो आ रहा है आपका 800 इंटू 47 एंड 200, तो 1000 यूनिट हो गया टोटल, ठीक है, एंड 49,600 इसका वैल्यू है। तो इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसका एक जुड़वा भाई है लीफो। इसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अपने जो अभी सम किए वही अगर इसको उल्टा कर दे, मतलब कि आप जो लास्ट में जो बाई किए वो पहले आप बेचे हैं, मतलब कि अपने को जो पहले बाई किए अगर 1000 यूनिट, अपने उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही सम अगर लीफो मेथड से होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड 1000 क्वांटिटी होता तो 900 इंटू 50, ठीक है, और इसका 100 इंटू 55, ऐसे करके वैल्यू आता, ठीक है। सेम एग्जाम्पल देखो लोग वही किया है। अगर बोला है कि सेम एग्जाम्पल ड्यूरिंग द मंथ इतना, रिकॉर्ड ऑफ इशू इतना है, तो कितना होता, तो पूरा एकदम लीफो मेथड से कैलकुलेट करने लग गया। बट इसमें क्या है, एक तो पेज है विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। अपने ऐसे तो नहीं है 28 दिसंबर के बाद ही सब कुछ सेल हुआ है, ठीक है। अब सपोज करिए कुछ अगर सेल हुआ है 10 दिसंबर को, ठीक है, तो फिर इसमें सबसे पहले ये जाएगा और ये बाकी रह जाएगा, ठीक है। अपने इसको एक सम के थ्रू सॉल्व समझते हैं। बोल रहा है सेम एग्जाम्पल है, बस हमने ये फॉलोइंग सेल किया है, ठीक है। इसमें हम 18 दिसंबर को सेल कर रहे थे, ठीक है। 18 दिसंबर को सेल किया तो मतलब कि इसके बाद किए थे, तो ये दोनों ही बाकी रह गया था 1000 यूनिट, ये तो सिंपल हो गया था। बट अगर हम लोग बीच बीच में सेल करते रहे, 5 दिसंबर को सेल करेंगे, 20th को करेंगे, 29 को करेंगे, अब ये सम चैलेंजिंग हो गया। बिकॉज हम एक एग्जाम्पल देता आपको। सपोज 1 दिसंबर को हम 10 यूनिट बाई किया, वी आर फॉलोइंग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। 4th को मैंने 20 यूनिट बाई किया, ठीक है। 6th को 15 यूनिट या 10 यूनिट ही समझ लीजिए, ठीक है, मैं सेल किया हूँ या इशू किया हूँ। तो आप कौन सा इससे यूनिट कम करेंगे या इससे करेंगे, फीफो तो इससे कम करेंगे, मतलब 20 दिसंबर वाला बाकी रह गया अभी, ठीक है। अगर 7th को मैं 30 यूनिट और परचेज़ किया, 8 को मैं 40 यूनिट अगर सेल किया, पहले ये 20 करूँगा, फिर यहाँ से -20, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब बहुत लॉजिकल चीज़ है एंड बहुत ही ईजी है। तो सेम एग्जाम्पल में जैसे ऊपर में डेट्स दिया हुआ था, ठीक है, उसी डेट्स को यूज़ करके अपने यहाँ पे एक तो वर्किंग बनाते हैं। अपने को लीफो फॉलो करना है, मतलब लास्ट जो आया वो पहले बेचेंगे, ठीक है। 4 दिसंबर को 900 अपने यूनिट परचेज़ किए थे 50 रुपीज़ में, तो यहाँ पे अपने 2 कॉलम बनाते हैं, रिसिट इशू, मतलब रिसिट मतलब जो आया, इशू मतलब जो गया, जो बैलेंस इन्वेंट्री है, ठीक है।
फोर्थ को अपना यही इन्वेंट्री है, फोर्थ को अपने कुछ सेल नहीं किया, फिफ्थ को अपने इशू किया 500, ठीक है। तो अपने 20,000, तो अगर अपना तो अभी यही यूनिट है तो उसमें कोई चाप ही नहीं है, 400 यूनिट बाकी रह गया, ठीक है। बैलेंस 500 यहाँ से चला गया। अब 10th को अपने 400 यूनिट परचेज़ किए, ठीक है। तो ऊपर का 500 और नीचे का 55 करके इनटू, ठीक है। तो टोटल अपना 400 ये वाला यूनिट जो बाकी रह गया था प्लस 400 इंटू 55 वाला यूनिट बाकी रह गया। टोटल अभी अपने बुक्स में 800 यूनिट है। अब जो 300 यूनिट गया है वो कौन सा यूनिट जाएगा, जो अपने लास्ट में परचेज़ किए थे, करेक्ट। तो अपने 400 वाला ये तो रह गया, ठीक है। अब जो अपने सेकेंड में जो परचेज़ किए थे ये वाला, मैं आपको दूसरा कलर से, अपने ये जो लास्ट 3 तो यही है। अपने जब 300 वापस सॉरी वापस रिसीट हो रहा है 300 यूनिट, ठीक है। 19 को भी हम 200 यूनिट रिसीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 20 दिसंबर को 600 यूनिट इशू हो रहा है। 20 यूनिट को जब 200 यूनिट वो हो रहा है तो अपने जो ये रिसीव किए थे यही सेल किए होंगे, ठीक है। तो ये बाकी रह गया। 20 दिसंबर को और 300 यूनिट हम सेल कर रहे हैं, 600 यूनिट टोटल है, ठीक है। तो 600 यूनिट में से पहले ये 200 माइनस करेंगे, फिर ये 300 माइनस करेंगे। अब ये जो है इसका 100 जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये बाकी रह गया पूरा और इसका 300 यूनिट बाकी रह गया, ठीक है। 400 इंटू 50, 300 इंटू 55, ठीक है। अभी अपने बुक्स में 700 यूनिट्स है। अपने 800 वापस बाई किए तो अपने टोटल में कितना यूनिट्स रह गया, इतना सारा यूनिट्स रह गया। अपने 500 यूनिट सेल कर रहे हैं तो ये तो 800 से जाएगा 500, तो 400 बाकी रह गया, ये बाकी रह गया, इससे ये 300 500 चला गया, तो 47 के रुपीज़ में इतना बाकी रह गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, दिस मच, ठीक है। सिंपल। आज अपने यहाँ स्टॉप करते हैं, अपने नेक्स्ट